हेलो गाइस, आज हम लोग रिसर्च के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो तीसरा मेजर स्टेप होता है रिसर्च में, वो होता है परिकल्पनाओं का निर्माण, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बहुत महत्व किस लिए दिया जाता है, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि हाइपोथेसिस को आई ऑफ रिसर्चर कहा जाता है, यानी एक रिसर्चर की आईज जो होती हैं रिसर्च में, वो उसकी हाइपोथेसिस ही होती हैं। अब आईज किसी भी वर्क का सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि हम देख करके ही बहुत सारी चीजें करते हैं। आईज अर्थात हाइपोथेसिस बनने के बाद ही एक रिसर्चर एक्चुअल में अपनी रिसर्च स्टार्ट करता है। आप कहेंगे कि नहीं, रिसर्च तो जब सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो जाती है वहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो वो डेस्क पर होती है, ऑन द टेबल होती है रिसर्च। ग्राउंड लेवल पर जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो एक्चुअल में जो रिसर्चर का ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता है वो होता है आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब वो उद्देश्य परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेता है, उसके बाद ही वो वास्तव में अपना शोध कार्य प्रारंभ करता है। उस शोध कार्य को प्रारंभ करने के बाद ही वो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस की बात करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद ही एक्चुअल में उसकी जो रिसर्च डिजाइन होती है या जो उसकी रिसर्च टेक्निक्स होती है वो स्पेसिफाइड होती है। यानी एक हाइपोथेसिस ही रिसर्चर को डायरेक्ट करती है या एक रिसर्चर को विजन देती है कि वो अपने रिसर्च के लिए एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन अडॉप्ट करे, अपने रिसर्च के लिए अपनी पॉपुलेशन स्पेसिफाइड हो जाए, उसकी अपने रिसर्च के लिए उसका जो डेटा है वो स्पेसिफाइड हो जाए कि भाई वो क्वालिटेटिव डेटा होगा या क्वांटिटेटिव डेटा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हाइपोथेसिस से ही आगे निर्धारित होती हैं। तो हाइपोथेसिस का जो कंट्रीब्यूशन है रिसर्च में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत डाइवर्सिफाई फॉर्म में हमसे पूछे जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक से रिलेटेड उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो एज अ स्टूडेंट या एज अ लर्नर हमें आने चाहिए, या जो हमें एग्जामिनेशन में हमें फेस करने पड़ते हैं। तो आइए गाइस, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी इसी को हम परिकल्पना कह सकते हैं, और दो वर्ड हम लिखेंगे यहां पर। ये दो वर्ड लिखे हैं, हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस। पहली चीज तो यही आपको यहां पर समझ लेना है, यानी परिकल्पना और परिकल्पनाएं। बहुत एग्जाम में गलती होती है और इससे क्वेश्चंस भी पुटअप किया जाता है कि क्योंकि हम अमूमन गौर नहीं करते, यानी SIS और SES अंतर कितना है कि हाइपोथेसिस जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म है, और हाइपोथेसिस जो है वो प्लूरल फॉर्म है। पहली चीज तो एग्जाम के लिए आपको ये ध्यान में रखनी है कि हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं, बट एक सिंगुलर फॉर्म है और एक
प्लूरल फॉर्म है, अर्थात जब हम एक से अधिक परिकल्पनाएं करेंगे या हम जब रिसर्च में बनाते हैं तो हम लिखते हैं हाइपोथेसिस ऑफ रिसर्च, यानी शोध की परिकल्पनाएं। जब हम केवल परिकल्पना यानी केवल एक सिंगल बात की जाएगी तो वहां पर हम हाइपोथेसिस, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब हम वापस आते हैं। दूसरी बात आपको एग्जाम में ध्यान में रखनी है कि जो हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस होती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? रिसर्चर्स आई कहा जाता है। ये क्या है? रिसर्चर्स आई होती है, यानी एक शोधकर्ता के नेत्र होते हैं। परिकल्पनाएं किसी भी शोध में शोधकर्ता की नेत्र होती है या उसकी आंखें होती हैं। अब आंखों से ही आप समझ सकते हैं कि कितना इनका महत्व है। दूसरी बात, अब हम इनका इस टॉपिक को जो हम हमेशा की तरह पढ़ते आए हैं वो हम वही 3 रेफरेंस में पढ़ेंगे अपने। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो सबसे पहले हम व्हाट में हमने बात की कि व्हाट में हम उसके मीनिंग या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स वगैरह की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस समझते हैं आज। मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस समझते हैं। तो मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हम 2 संदर्भों में समझेंगे, इन जर्नल रेफरेंस या फिर एक कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस में। जनरल रेफरेंस और कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? टेक्निकल मीनिंग कहते हैं। तो अब अगर हम जर्नली देखें, हम पहला मीनिंग समझते हैं, जर्नल अप्रोच क्या है। अगर परिकल्पना का सामान्य अर्थ देखें तो ये जो हाइपोथेसिस वर्ड है ये इंग्लिश का है। ये क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। लेकिन ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। ये जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से बना है। और वो ग्रीक वर्ड है हाइपोटेथेनाई। और हाइपोटेथेनाई का मतलब है टू सजेस्ट, मतलब सुझाव। तो हाइपोथेसिस शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है और इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक शब्द से हुई है। वो ग्रीक शब्द है हाइपोटेथेनाई। हाइपोटेथेनाई का मतलब है टू सजेस्ट। अब अगर हम अंग्रेजी के ही हाइपोथेसिस शब्द का जो मीनिंग है वो हम ड्राइव करने की कोशिश करें तो ये जो मीनिंग है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हाइपो एंड थेसिस। अर्थात हम इस वर्ड को अगर ब्रेक करें तो हमें हाइपो प्लस थेसिस 2 शब्द प्राप्त होते हैं। अब हाइपो का मतलब है यहां पर टेंटेटिव और थेसिस का मतलब है, आप यहां टेंटेटिव का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी सब्जेक्ट टू बी टेस्ट, यानी जिसका परीक्षण करना है अभी।
और थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। यानी हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल सब्जेक्ट टू बी टेस्ट, यानी जिसका हमें परीक्षण करना है, लेकिन है कैसा? वो एक सॉल्यूशन रूपी स्टेटमेंट है, यानी एक थीसिस है। तो हाइपो का मतलब है टेस्टेबल और थीसिस का मतलब है सॉल्यूशन स्टेटमेंट। अर्थात जब भी हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का कोई टेंटेटिव सॉल्यूशन ड्रॉ करते हैं, और ये कौन ड्रॉ करता है? रिसर्चर ड्रॉ करता है। अर्थात जब भी रिसर्चर अपनी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन एज ए स्टेटमेंट ड्रॉ करता है, तो उसे ही हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे मीनिंग को कंसाइज करने की कोशिश करें यहां पर, तो हमें क्या मिला? यहां पर हमें मिला कि परिकल्पना क्या है? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव solution of रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि ट्रायल सॉल्यूशन, सब्जेक्ट टू बी टेस्ट, मतलब अभी ट्रायल है, तो हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज अ ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यह सामान्यतः हम अब ये जो ट्रायल सॉल्यूशन होता है, ये ट्रायल सॉल्यूशन रिसर्चर को कहां से मिलता है? यानी जो सोर्स होता है किसी भी हाइपोथेसिस का, वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ये एक तरीके का गेस होता है या एक तरीके का अनुमान होता है। तो जो भी प्रॉब्लम के बारे में रिसर्चर एक अनुमान लगाता है, और वो अनुमान कैसा होता है? सॉल्यूशन रूपी अनुमान होता है। तो एक जो तार्किक उसका गेस होता है या जो एजुकेटेड गेस होता है, उस एजुकेटेड गेस को भी हम जनरली हाइपोथेसिस कह सकते हैं। यानी हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस है ना एजुकेटेड गेस, एक तार्किक अनुमान है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि वो एक रिसर्च प्रॉब्लम का प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन है। तो हमसे अगर सामान्य शब्दों में कोई कहे तो परिकल्पना क्या है, तो हम कहेंगे कि परिकल्पना किसी भी शोध समस्या का एक अस्थायी समाधान है। टेंटेटिव सॉल्यूशंस का मतलब है अस्थायी समाधान। अस्थायी क्यों है? क्योंकि अभी हमने इसका परीक्षण नहीं किया। जब टेस्ट हो जाएगा और अगर टेस्ट में वो कंफर्म हो जाएगा तो वो परमानेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो टेंटेटिव सॉल्यूशन में बी कन्वर्टेड इन परमानेंट सॉल्यूशन, बट हाइपोथेसिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस इज अ जनरली टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, एक अस्थायी समाधान है। ट्रायल सॉल्यूशंस का मतलब भी वही है जो परीक्षणीय समाधान है, यानी जिसे अभी हमने टेस्ट नहीं किया, मे बी वो राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। एजुकेटेड गेस का मतलब है कि वो लॉजिकल बेसिस पर हवाई सॉल्यूशंस नहीं होगा, कोई इमेजिनेशन नहीं होता है। हाइपोथेसिस इज नॉट इमेजिनेशन। हाइपोथेसिस का एक
एक थ्योरेटिकल बेस होता है, एक लॉजिकल बेस होता है, और उसी लॉजिकल बेस पर ही हाइपोथेसिस जो है वो फ्रेम होती है या स्टेट होती है। प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अर्थात किसी भी समस्या का जो प्रारंभिक व्याख्यान हम करते हैं तार्किक आधार पर, तो उसे हम परिकल्पना कह सकते हैं। तो ये चार शब्द अगर आपको ध्यान में है तो इन चारों शब्दों के आधार पर या इन चारों शब्दों के माध्यम से भी हम जनरल मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। अर्थात सामान्यतः परिकल्पना शोध समस्या का एक अस्थायी समाधान है, या एक परीक्षणीय समाधान है, या कह लीजिए एक शैक्षिक तार्किक अनुमान है, या फिर किसी भी शोध समस्या की एक प्रारंभिक सॉल्यूशन रूपी या समाधान रूपी व्याख्या है। अब लेकिन तकनीकी रूप से परिकल्पना क्या होती है ये हम जरा समझते हैं। तो अब हम जनरल मीनिंग समझने के बाद हम जरा इसका टेक्निकल मीनिंग देखते हैं या कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देखते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली क्या है हाइपोथेसिस? कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देखें तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग हमने कहा था रिसर्च में जब भी कोई चीज कॉन्सेप्ट से आती है तो वो वेरिएबल्स के आधार पर डिफाइन की जाती है। तो अभी हमने कहा कि वो क्या था, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट था। तो पहली चीज यहां पर है कि हाइपोथेसिस टेक्निकली जो है वो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन अब चूंकि टेक्निकली हमें उस चीज को समझना है तो टेंटेटिव स्टेटमेंट किसका? टेंटेटिव स्टेटमेंट है कैसा? सॉल्यूशन फॉर्म का, यानी एक टेंटेटिव सॉल्यूशन स्टेटमेंट है। ये जनरली है, जनरली क्या है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन स्टेटमेंट या एक टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन फॉर व्हाट? टेंटेटिव स्टेटमेंट सॉल्यूशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो अब अगर इसको हम तकनीकी रूप से समझें तो रिसर्च हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ वेरिएबल रिलेशनशिप। यानी यहां पर अगर हमसे टेक्निकली पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव टेस्टेबल statement of variable relationship, अर्थात चरों के बीच संबंधों के आधार पर, चरों के बीच संबंधों के आधार पर निर्मित किए गए एक जांचनीय अस्थायी कथन को, अर्थात है क्या, परिकल्पना क्या है, एक जांचनीय अस्थायी समाधान रूपी कथन जो चरों के मध्य संबंधों पर आधारित है। अगर हम इसका हिंदी वर्जन निकालना चाहें तो क्या है परिकल्पना? एक जांचनीय अस्थायी समाधान रूपी कथन है जो चरों के मध्य संबंधों पर आधारित है, अर्थात चरों के मध्य संबंधों के आधार पर निर्मित जांचनीय अस्थायी समाधान रूपी कथन को हम परिकल्पना कहते हैं। अब अगर इसमें थोड़ा सा एक कर्लिंगर की हम डेफिनेशन ले लें तो कर्लिंगर ने कहा है कि हाइपोथेसिस इज ए कॉन्जेक्चुअल
conjectual formal statement of relation between two or more than two variables। अर्थात कंजक्टिवल फॉर्मल स्टेटमेंट का मतलब है एक औपचारिक अनुमानात्मक कथन जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों के आधार पर निर्मित है। अर्थात जब भी दो या दो से अधिक चरों के मध्य कोई अनुमानिक औपचारिक कथन निर्मित किया जाता है या ड्रॉ किया जाता है या स्टेट किया जाता है तो उसे ही हम परिकल्पना कहते हैं या परिकल्पना कहा जाता है। तो तकनीकी रूप से जब हमसे पूछा जाए कि परिकल्पना क्या है तो हम साधारणतः तो कह देते हैं कि परिकल्पना शोधकर्ता का शोध समस्या के बारे में एक लगाया गया लॉजिकल गेस है या एक उसका टेंटेटिव टेस्टेबल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर टेक्निकली हमसे जब पूछा जाएगा तो हम वेरिएबल रिलेशनशिप के आधार पर बताएंगे कि परिकल्पना चरों के मध्य संबंधों के आधार पर निर्मित एक परीक्षणीय या जांचनीय औपचारिक कथन है। ध्यान रखें कि इसके पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, वहां पर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होते हैं क्योंकि हम वहां पर एक्शन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि उद्देश्य के जस्ट बाद परिकल्पनाएं आती हैं और परिकल्पनाएं सेंटेंस फॉर्म में नहीं होती हैं, परिकल्पनाएं हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में होती हैं। तो हाइपोथेसिस इज नॉट अ सेंटेंस, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट। अब जब हम सामान्य अर्थ समझ लिए और तकनीकी अर्थ समझ लिए तो हमें यह जानना चाहिए कि एक अच्छी परिकल्पना क्या होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी तक जो पढ़ा हमने उसमें एग्जाम की दृष्टि से हमें क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो परिकल्पना क्या है। हाइपोथेसिस एक सिंगुलर वर्ड है एंड हाइपोथेसिस एक प्लूरल वर्ड है। हाइपोथेसिस ग्रीक भाषा से निकला हुआ शब्द है। हाइपोथेसिस किसी भी प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन है, लेकिन वो रिसर्च करने के पहले ड्रॉ होता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन वो वाला नहीं जो हमने रिसर्च करने के बाद मिला, बल्कि ये रिसर्च स्टार्ट करने के पहले का एक हमारा अनुमानित या जिसे हम कहते हैं एक गेस किया गया सॉल्यूशन है, जिसे हमें अपने शोध के दौरान जिसका टेस्ट करना है, परीक्षण करना है। दूसरी बात, हाइपोथेसिस रिसर्चर की आइज कही जाती हैं या आइज मानी जाती हैं। तीसरी बात कि हाइपोथेसिस भी ऑब्जेक्टिव्स की तरह एक वेरिएबल रिलेशनशिप पर बेस्ड है, लेकिन ये वेरिएबल रिलेशनशिप स्टेटमेंट है, ना कि वेरिएबल रिलेशन सेंटेंस है। जबकि उद्देश्यों में हमने बात पढ़ी थी कि उद्देश्य क्या होते हैं। तकनीकी रूप से उद्देश्य चरों के मध्य संबंधों के आधार पर बनाए गए वाक्य होते हैं, यानी कार्य सूचक वाक्य होते हैं, एक्शन वर्ब ओरिएंटेड होते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। अब हमें जानना है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो जो तीसरी बात यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जाननी है वो हमें जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। अर्थात एक अच्छी परिकल्पना की क्या विशेषताएं होती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर निकाले जा सकते हैं, हम कुछ मेजर पॉइंट्स की चर्चा करते हैं यहाँ पर। देखिए, परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना शोध समस्या का एक अस्थायी जांचनीय समाधान होती है। तो अब समाधान अगर है, एक टेंटेटिव टेस्टेबल सॉल्यूशन है हाइपोथेसिस, तो इसका मतलब है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस को हमेशा
डायरेक्टली या क्लोजली रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। अर्थात एक अच्छी शोध समस्या वही है जो एक अच्छी परिकल्पना वही है जो प्रत्यक्षतः शोध समस्या से क्या हो, संबंधित हो। तो पहली विशेषता हम यहां पर निकाल सकते हैं कि हाइपोथेसिस शुड बी क्लोजली रिलेटेड या डायरेक्टली रिलेटेड टू रिसर्च प्रॉब्लम, यानी वो उसे प्रत्यक्षता या बड़े निकटता से शोध समस्या के से संबंधित होना चाहिए। अब दूसरी बात है कि चूंकि ये एक टेस्टेबल सॉल्यूशन होता है तो और टेंटेटिव होता है, सॉल्यूशन किसी भी चीज किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमने टेंटेटिव किया है तो इसका मतलब है कि वो परमानेंट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि परिकल्पना जो भी है, एक अच्छी परिकल्पना या तो एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। भाई जो टेंटेटिव है, टेम्परेरी है, तो वो परमानेंट भी हो सकता है। और वो परमानेंट कब होगा, जब वो वेरीफाइड हो पाए। यानी परिकल्पना शुड बी टेस्टेबल होनी चाहिए, अर्थात जिसका हम परीक्षण कर सके। परीक्षण कर सके इसका मतलब है कि परिकल्पना स्वीकृति या अस्वीकृति के ही अधीन होनी चाहिए। अगर ऐसी हाइपोथेसिस है जिसे ना हम रिजेक्ट कर सकते हैं ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसे हम अच्छी हाइपोथेसिस नहीं कह सकते, क्योंकि बिना एक्सेप्टेंस रिजेक्शंस के हम अपनी रिसर्च को कंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी विशेषता है कि हाइपोथेसिस शुड बी टेस्टेबल, मीन्स under the criteria of acceptance or rejection, परीक्षणीय हो, जिसका परीक्षण किया जा सके। और परीक्षण करने का मतलब है कि या तो वो स्वीकृत हो या अस्वीकृत हो, अर्थात वो ट्रू या फॉल्स होने की क्राइटेरिया के अधीन हो। अगर वो सत्य असत्य या स्वीकृत अस्वीकृत के अधीन नहीं है तो हम उसे एक अच्छी परिकल्पना नहीं कहेंगे। अब तीसरी बात, अगर हमें किसी भी चीज को टेस्ट करना है तो टेस्ट करने का मतलब है कि चूंकि रिसर्चर के पास इतने संसाधन नहीं होते या उतना उसके पास रिसोर्सेस नहीं होते, तो फिर इसका मतलब है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस को पार्सिमोनियस होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी वो उसको बेहतर तरीके से क्या कर पाएगा, टेस्ट कर पाएगा। तो दूसरी बात है शुड बी पार्सिमोनियस या इसी को हम इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं, यानी उसको मितव्ययी होना चाहिए। शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, शुड बी लॉजिकल, उसका तार्किक आधार होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग जरा समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुड बी लॉजिकल मतलब है ऑन बेसिस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, अर्थात उसे निगमनात्मक चिंतन पर बेस्ड होना चाहिए, डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव तर्क पर बेस्ड होना चाहिए। हाँ,
हाइपोथेसिस इंडक्टिव रीजनिंग पर भी बेस्ड हो सकती है, लेकिन जब एक गुड हाइपोथेसिस की बात की जाए, ध्यान रखें कई दफा हमको बेस आता है कि हाइपोथेसिस कई दफा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हाइपोथेसिस जो होते हैं वो इंडक्टिव थिंकिंग पर बेस्ड होती है या डिडक्टिव थिंकिंग या इंडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड होती है, डिडक्टिव या इंडक्शन या डिडक्शन बेस्ड होती है। तो हाइपोथेसिस दोनों पर बेस्ड होती है। आगे हम जब टाइप्स की चर्चा करेंगे तो टॉपिक फिर से आएगा, लेकिन जब एक गुड हाइपोथेसिस की बात आती है, एक परिकल्पना और एक अच्छी परिकल्पना में फर्क है। एक अच्छी परिकल्पना वो होती है, एक परिकल्पना डिडक्टिव रीजनिंग पर भी बेस्ड हो सकती है और इंडक्टिव रीजनिंग पर भी बेस्ड हो सकती है, इंडक्शन या डिडक्शन दोनों में से किसी पर बेस्ड हो सकती है, लेकिन एक गुड हाइपोथेसिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग। अब ये डिडक्टिव रीजनिंग से हाइपोथेसिस कैसे बनती है, ये चर्चा अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद इसको कंसीडर करेंगे। अगली अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लें अच्छी परिकल्पना की, तो परिकल्पना एक अच्छी परिकल्पना शुड बी क्या होना चाहिए, उसे शुड बी अंडर the statistical टेक्निक्स होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का मतलब है कि वो ऑपरेशनली डिफाइन हो या क्वालिटेटिव फॉर्म में हो या क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो। क्वांटिटेटिव नेचर की स्टैटिस्टिकली टेक्निक्स का मतलब है कि क्वांटिटेटिव नेचर की हो या उसको हम ऑपरेशनली डिफाइन कर पाए तो भी वो एक अच्छी परिकल्पना कही जाएगी। और अगर हम बात देखें यहाँ पर तो वो क्या होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंटेड इन प्रेजेंट टेंस। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें परिकल्पना किस रूप में रखना चाहिए, पास्ट टेंस में रखना चाहिए या फ्यूचर टेंस में रखना चाहिए या प्रेजेंट टेंस में रखना चाहिए। तो परिकल्पना रिसर्च जब स्टार्ट करना होता है उसके ठीक पहले हम बनाते हैं तो लोग समझते हैं कि हमें परिकल्पना का तो परीक्षण आगे करना है, इसलिए उसको फ्यूचर टेंस में रख देते हैं, विल शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। होता भी है कभी कभी, लेकिन जब हम एक गुड हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो एक गुड हाइपोथेसिस इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन अ प्रेजेंट टेंस। हमें उसे हमेशा वर्तमान जो है वो टेंस में रखना होता है। और एक आखिरी बात कि जो परिकल्पना है या हाइपोथेसिस ऑलवेज प्रेजेंटेड एज अ फॉर्मल स्टेटमेंट, फॉर्मल सिंगल स्टेटमेंट, ऑलवेज एज फॉर्मल सिंगल स्टेटमेंट फॉर्म में हमें रखना होगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक अच्छी परिकल्पना क्या होगी तो मुख्य बातें हमें क्या ध्यान में रखनी है, ये बताना है कि परिकल्पना हमेशा, एक अच्छी परिकल्पना हमेशा बहुत निकटता से या बड़ी घनिष्ठता से अपनी शोध समस्या से संबंधित होनी चाहिए। एक अच्छी परिकल्पना हमेशा जांचनीय होती है, परीक्षणीय होती है, अर्थात सांख्यिकी विधियों के अधीन होना चाहिए। एक अच्छी परिकल्पना मितव्ययी होना चाहिए, अल्पव्ययी होना चाहिए, अर्थात कम पैसे, कम समय और कम खर्चे में उसका परीक्षण संभव हो। परिकल्पना परीक्षण के अधीन होना चाहिए, अर्थात उसे स्वीकृति या अस्वीकृति के अधीन होना चाहिए। परिकल्पना हमेशा वर्तमान काल में होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में रखनी चाहिए। परिकल्पना हमेशा एक औपचारिक एकल कथन के रूप में होना चाहिए, वाक्य के रूप में नहीं होना चाहिए। और परिकल्पना टू द पॉइंट होना चाहिए, अर्थात घुमाव नहीं होना चाहिए परिकल्पना में। तो अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी हाइपोथेसिस में हैं या उस तरीके की है तो हम उसे एक अच्छी हाइपोथेसिस मानेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि अच्छी परिकल्पना जो होती है वो
लॉजिकल होती है या उसका एक लॉजिकल बेस होता है, और वो लॉजिकल बेस क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग होता है। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर कई दफा कोई क्वेश्चंस भी पुटअप किए गए हैं कि परिकल्पना जो है वो निगमन तर्क पर या निगमन चिंतन पर ही क्यों आधारित होती है या मानी जाती है। तो ध्यान रखें कि जो हाइपोथेसिस होती है, ध्यान रखें हाइपोथेसिस क्या एजम्पशन, इमेजिनेशन, ये बहुत सारे ऐसे टर्म है, पोस्टुलेट्स, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमें ये हाइपोथेसिस का क्या होता है। हाइपोथेसिस एक लॉजिकल बेस पर बेस्ड होती है। हाइपोथेसिस का क्या होता है, लॉजिकल बेस होता है, ध्यान रखें। अब इसका मतलब हाइपोथेसिस क्या होती है, बेसलेस नहीं होती है। हाइपोथेसिस जो है वो आधारहीन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, उसका एक साइंटिफिक लॉजिकल बेस होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। हाइपोथेसिस का क्या होता है, एक लॉजिकल साइंटिफिक बेस होता है, और वो जो लॉजिकल साइंटिफिक बेस है वो में भी डिडक्शन हो सकता है या वो इंडक्शन हो सकता है। ध्यान रखें, कोई भी बेस हो सकता है साइंटिफिक, क्योंकि इंडक्शन डिडक्शन दोनों ही साइंटिफिक इंक्वायरी के तरीके हैं। तो परिकल्पना का एक वैज्ञानिक तार्किक आधार होता है। ध्यान रखें कि परिकल्पनाएं जो होती हैं वो कल्पनाशीलता नहीं, परिकल्पना और कल्पना में यही फर्क होता है। इमेजिनेशन जो होता है उसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं होता या कोई उसका साइंटिफिक लॉजिकल बेस नहीं होता, जबकि हाइपोथेसिस का एक साइंटिफिक लॉजिकल बेस होता है। और हाइपोथेसिस का साइंटिफिक लॉजिकल बेस में भी डिडक्शन या में भी इंडक्शन हो सकता है। अब अगर यहां पर है तो हम उसे गुड मानेंगे, यहां पर है अगर तो हम उसे गुड हाइपोथेसिस कहेंगे। इंडक्शन बेस्ड जो हाइपोथेसिस होती हैं उनको परिकल्पना तो कहा जा सकता है, लेकिन उनको अच्छी परिकल्पना क्यों नहीं कहते, ये जरा हम अभी इस चीज को देखते हैं। तो वापस हम उसी पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि परिकल्पना का एक लॉजिकल बेस होता है, और वो लॉजिकल बेस क्या होना चाहिए, डिडक्टिव रीजनिंग होना चाहिए। अब जरा ये इंडक्शन डिडक्शंस को हम जरा समझते हैं। इसी से हमारी जो रिसर्च है वो थोड़ी सी क्लियर होती है। देखिए इंडक्शन डिडक्शंस का मतलब होता है, दो चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए कोई थ्योरी है, थ्योरी पर बेस्ड है, अगर हम यहां पर इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम एक तरफ डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं और एक तरफ इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं। ये हमारा निगमन है, तर्क, और ये हमारा आगमन तर्क है। अब देखिए क्या है कि इसमें निगमन तर्क जो शुरू होता है वो होता है, यानी एक थ्योरी होती है, थ्योरी है। थ्योरी से हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस से फिर क्या बना, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन किया, यानी इसको हम एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, और फिर उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिला, यानी हमें रिजल्ट्स मिला। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशन से ही शुरू होती है,
ऑब्जर्वेशन से शुरू हुई। ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर हमें एक पैटर्न मिला, या इसी को हम जनरलाइजेशन भी कह सकते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन से जो चीजें मिली हमने उनको जनरलाइज किया। फिर उसके बाद हमने उससे क्या मिला, यहाँ पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस मिली। टेंटेटिव हाइपोथेसिस मिली और फिर उन टेंटेटिव हाइपोथेसिस से हमें क्या मिला, एक थ्योरी मिली। ध्यान रखिए कि ये जो चीज है ये इस्तेमाल होती है मोस्टली क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और ये जो है हमारी ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। अब हमने अभी एक अच्छी परिकल्पना में बात की थी, क्योंकि अच्छी परिकल्पना क्या होनी चाहिए, सांख्यिकी विधियों के अधीन होती है या स्टैटिस्टिकल मेथड टेक्निक्स के सराउंडिंग होती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स तभी लग सकती हैं जब आपके चीजें फॉर्म में क्या हो, क्वांटिटेटिव होंगी। और क्वांटिटेटिव फॉर्म में हाइपोथेसिस का बेस जो होता है वो क्या होता है, किसी थ्योरी। और थ्योरी क्या होती है, ऑलरेडी एक वेरीफाइड हाइपोथेसिस होती है। पर सिद्धांत जो होते हैं वो ऑलरेडी एक टेस्टेड और वेरीफाइड हाइपोथेसिस होती है। तो जब एक स्वीकृत और परीक्षित परिकल्पना के आधार पर ही हमने कोई परिकल्पना बनाई है तो उसका एक मजबूत और एक ज्यादा रिलायबल और वैलिड बेस है। तो ये जो हाइपोथेसिस, हम जब थ्योरी से कोई हाइपोथेसिस निकलती है तो थ्योरी से जब कोई हाइपोथेसिस बेस्ड होती है तब हम कहते हैं कि वो डिडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड है। लेकिन जब किसी पैटर्न से कोई हाइपोथेसिस और उस टेंटेटिव हाइपोथेसिस को हमने ट्रायल किया, उसके बाद जो थ्योरी बनी, तो इसीलिए जो इंडक्शन थ्योरी होती, इंडक्शन रीजनिंग होती, वो थ्योरी प्रोड्यूस करती है। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग जहां पर खत्म करती है उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग उसको आगे बढ़ाती है। ये एक समझने का तरीका है। जो गुणात्मक शोध होते हैं उनमें ज्यादातर हम इंडक्टिव रीजनिंग, यानी जैसे मान लीजिए हमारी एक्शन रिसर्च होती है, तो एक्शन रिसर्च में हम ज्यादातर इंडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन जब हमारी क्वालिटेटिव नेचर की रिसर्च होती है तो वहां पर हम डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेकिन बेस हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बेस नहीं है, यहाँ पर भी बेस है। बेस क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। तो परिकल्पना आधार विहीन नहीं होती, परिकल्पनाओं का एक निश्चित वैज्ञानिक आधार होता है और निश्चित वैज्ञानिक आधार आगमन अथवा निगमन हो सकता है। लेकिन एक अच्छी परिकल्पना हम उसे कहेंगे जिसका आधार निगमन होता है। निगमन का मतलब है कि वो परिकल्पना जो किसी सिद्धांत या किसी नियम या उससे निकले किसी डिडक्शन पर बेस्ड होती है, यानी जो किसी थ्योरी से या किसी सब थ्योरी से ड्राइव होकर के फॉर्मुलेट होती है, तो उसे हम एक डिडक्टिव बेस हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि परिकल्पना का जो साइंटिफिक लॉजिकल बैकग्राउंड होता है वो इंडक्शन या डिडक्शन दोनों हो सकता है। लेकिन एक गुड या एक सॉलिड जो हाइपोथेसिस होती है वो हमारी डिडक्टिव रीजनिंग बेस्ड होती है या डिडक्शन बेस्ड होती है। और डिडक्शन बेस्ड का मतलब है कि वो हाइपोथेसिस जिसका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसका, ठीक है, या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर जो बेस्ड होती है उसे ही हम एक अच्छी हाइपोथेसिस कहते हैं। अब इसके बाद हमें इस टॉपिक पर समझना है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो परिकल्पना और एक अच्छी परिकल्पना का अर्थ और अच्छी परिकल्पना की विशेषता समझने के बाद हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर तो परिकल्पनाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो बहुत बेसिस पर हुआ है। हम कुछ मेजर चीजों को लेकर के बात करेंगे। यहां पर पहली चीज है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल। चरों की संख्या के आधार पर। दूसरा,
on the basis of variable relationship, on the basis of variable relation, तीसरी बात on the basis of nature of statement, यानी जो कथन है उनकी प्रकृति के आधार पर, और चौथा है हमारा on the basis of objective, उद्देश्यों के आधार पर। तो अगर चरों की संख्या के आधार पर हमसे पूछा जाए तो चरों की संख्या के आधार पर दो तरह की परिकल्पनाएं होती हैं। सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, यानी साधारण परिकल्पना और जटिल परिकल्पना। वेरिएबल रिलेशनशिप के आधार पर जो परिकल्पनाएं होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं, ये बहुत पूछी जाती हैं। पहली है यूनिवर्सल हाइपोथेसिस, यानी सार्वभौमिक परिकल्पना या सार्वत्रिक परिकल्पना हिंदी में कहते हैं, और दूसरी है एग्जिस्टेंशियल, यानी अस्तित्वपरक परिकल्पना। तो चरों की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बिहाफ पर दो साधारण और जटिल परिकल्पना, और चरों के बीच संबंधों के आधार पर सार्वभौमिक और अस्तित्वपरक या अस्तित्ववादी परिकल्पना। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेटमेंट के बेसिस पर जो परिकल्पनाएं बनती हैं वो बनती हैं, अगर हम यहां पर बात करें तो तीन तरीके की पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, यानी धनात्मक परिकल्पना, ऋणात्मक परिकल्पना और शून्य परिकल्पना। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी कई तरह की परिकल्पनाएं होती है, लेकिन वहां पर उसकी चर्चा हम तब करेंगे जब यहां पर आएंगे। हम धीरे धीरे इनको समझते हुए भी चलते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन और यहां पर हम जोड़ सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, जो अभी हमने बात की इंडक्शन और डिडक्शन बेस्ड। इसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो एक तरीके से चाहे तो हम इन दोनों को हटा करके जो हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है हम उसी को कंसीडर कर लें, फिर इन दो को बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रीजनिंग, तो ऑन द बेसिस ऑफ जो रीजनिंग होती है उसके बेस पर या तो हमारी डिडक्टिव हाइपोथेसिस होती है, डिडक्टिव और इंडक्टिव। भाई रीजनिंग दो ही तरह की है। अब डिडक्टिव में जो चीजें निकल करके आती हैं वो क्या है? डिडक्टिव में सबसे पहली हमारी आती है रिसर्च हाइपोथेसिस। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस से ही हमें क्या समझना है, यहाँ पर एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहां से निकलती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ऑपरेशनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो दो तरीके की होती है यहां पर। एक होती है डायरेक्शनल और एक होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब ये जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है इसी को हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो हमारी टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहलाती है। अब ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिसे हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं, ये पॉजिटिव हाइपोथेसिस और नेगेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है, यानी जो अभी हमने नेचर ऑफ स्टेटमेंट की बात की तो वो चीज यहाँ पर कंसीडर हो सकती है। और जो हमारी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है वो हमारी नल हाइपोथेसिस के फॉर्म में भी कंसीडर हो सकती है। और दूसरा जो हमारा यहाँ पर बेस है वो है नल हाइपोथेसिस का। नल हाइपोथेसिस का तो डिडक्टिव जो रीजनिंग बेस्ड है वो है रिसर्च हाइपोथेसिस मेन यहाँ पर, और दूसरी है हमारी नल। जब हम इंडक्टिव बेस्ड की बात करेंगे तो वहां पर आता है एक वर्ड इंपेरिकल हाइपोथेसिस। इंपेरिकल हाइपोथेसिस अनुभविक। इंडक्टिव रीजनिंग पर बेस्ड जो होती है वो इंपेरिकल हाइपोथेसिस होती है। अब इसी रिसर्च अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की पैरेलल हमें एक शब्द समझना होगा, वर्किंग हाइपोथेसिस। ये सब पॉपुलर कॉन्सेप्ट हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, नल क्या है, वर्किंग क्या है, एम्पिरिकल क्या है, ये सारी चीजें हमें समझना है। यूनिवर्सल क्या है, एक्जिस्टेंशियल क्या है। तो ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड क्लासिफिकेशंस होता है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस का। अब उसमें से हम आज दो क्लासिफिकेशंस की चर्चा कर लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर और वेरिएबल रिलेशनशिप के आधार पर। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के आधार पर हमने दो तरह की बात की, या तो भाई हमारी हाइपोथेसिस सिंपल होती है या तो वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का मतलब है विच हाइपोथेसिस होल्ड ओनली टू वेरिएबल, जिस परिकल्पना में केवल दो ही चर होते हैं, यानी सिंपल हाइपोथेसिस मींस होल्ड ओनली टू वेरिएबल। जिस परिकल्पना में केवल दो ही चर होते हैं, यानी केवल और केवल दो चर, वन इज IV एंड अनदर वन इज DV, अर्थात जिस परिकल्पना में केवल दो चर हों और दोनों चरों में से एक स्वतंत्र चर और दूसरा आश्रित चर हो। ध्यान रखिए कि किसी भी परिकल्पना में जब जांच, चूंकि जांचनीय कथन होता है तो जांच IV या DV के बीच नहीं होती, जब टेस्ट किया जाता है तो IV DV के बीच होता है। तो दो ही वेरिएबल होंगे, वन इज अ इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज अ डिपेंडेंट। तो जिस परिकल्पना में चरों की संख्या केवल और केवल दो हो, जिसमें से एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, ऐसी परिकल्पना को हम साधारण परिकल्पना या सरल परिकल्पना कहते हैं। एग्जांपल्स हम जब बाद में दूसरे हाइपोथेसिस पर आएंगे तो ये सारे एग्जांपल्स वहां पर कंसीडर करेंगे, अभी केवल आपको मीनिंग समझना है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस का मतलब है कि व्हिच हाइपोथेसिस होल्ड मोर देन टू वेरिएबल्स। मोर देन टू वेरिएबल्स मतलब जिस परिकल्पना में दो से अधिक चरों, जो दो से अधिक चर को धारण करती है, ऐसी परिकल्पना को हम जटिल परिकल्पना कहते हैं। अब दो का मतलब, मोर देन का मतलब है मे बी 3, 4, 5, वो तो डिपेंड करता है कि कितना किस तरीके का आपने हाइपोथेसिस बनाया। अब हाँ, ये अगर दो से अधिक है तो फिर उसमें मान लीजिए 3 है
तो 3 में हमने कहा कि क्या होगा, तो हो सकता है कि 2 IV हो जाए और 1 DV हो जाए। मे बी 1 DV हो 2 IV हो, या 2 IV हो 1 DV हो, 4 है तो 2 IV 2 DV, लेकिन IV DV दोनों होंगे। किसी भी परिकल्पना में रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल जो होती है वो जैसे ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखा था, जो हमारे, क्योंकि हाइपोथेसिस ये जो बेस्ड होती है पर्टिकुलर हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स या जो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी पर बेस्ड होकर के आती हैं। तो यहाँ पर भी चरों के बीच का जो जांचनी संबंध होता है वो स्वतंत्र और आश्रित चरों को आधार मान करके ही बनाया जाता है। तो साधारण परिकल्पना वो परिकल्पना जिसमें चरों की संख्या केवल 2 हो, जिसमें से एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित होगा। जटिल परिकल्पना जिसमें चरों की संख्या 2 से अधिक हो, जिसमें कुछ स्वतंत्र और कुछ आश्रित हो, तो ऐसी परिकल्पना को हम जटिल परिकल्पना कहते हैं। अब दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ा था वो था वेरिएबल रिलेशनशिप के आधार पर। अब वेरिएबल रिलेशनशिप के आधार पर जब हमने परिकल्पना की बात की थी तो हमें वहां पर पहली परिकल्पना मिली थी यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। यूनिवर्सल हाइपोथेसिस को हम कहते हैं, अगर टेक्निकली हम देखें तो इसे कहा जाता है वैलिड फॉर ऑल टाइम। इसका शॉर्टकट ध्यान रखें, वैलिड फॉर ऑल टाइम। और दूसरी है एक्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं वैलिड फॉर नाउ। दोनों का शॉर्टकट ध्यान रखें। सिंपली हमसे ये कहा जाए कि भाई सार्वभौमिक परिकल्पना क्या है, तो हम कहते हैं कि भाई ऐसी परिकल्पना जो सभी समय के लिए वैध हो, सभी परिस्थितियों के लिए वैध हो और जो केवल वर्तमान के लिए वैध हो, तो वो हमारी अस्तित्व है। अब यूनिवर्सल हाइपोथेसिस का मतलब है एक ऐसी परिकल्पना जिसमें चरों के बीच के जो ऐसे चरों के बीच के ऐसे संबंध को बताती है जो संबंध हर समय और हर जगह पर क्या होता है, सत्य पाया जाता है या होल्ड होता है। यानी विच हाइपोथेसिस, हम कह सकते हैं विच हाइपोथेसिस होल्ड द वेरिएबल रिलेशनशिप, hold the variable relationship for all time at all places. Which hypothesis hold the variable relationship for all time and all places? यानी ये जो all time और all places की बात है, इसी का तो मतलब valid for all time। मतलब कि जैसे अगर हम कहा जाए कि एक्सरसाइज इंक्रीज द लर्निंग, जब हम अभ्यास करते हैं तो सीखने में वृद्धि होती है। जैसे हमसे कहा जाए कि सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलता है, तो वो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेस्ड होती है। अर्थात जब हम ऐसे स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं जो स्टेटमेंट लगभग हर जगह यानी यूनिवर्सली ट्रुथ होते हैं, कि जैसे भाई अगर कहा जाए कि हाई आईक्यू अचीव्ड द हाई एजुकेशनल अचीवमेंट, तो अधिक बुद्धि लब्धि, अधिक जो है अधिक शैक्षिक उपलब्धि अर्जित करती है। तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो जब परिकल्पना के बीच ऐसे संबंधों को बनाया जाए, ऐसे संबंध उल्लेखित किए जाए, अब ऐसी वेरिएबल रिलेशनशिप को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा हो जो वेरिएबल रिलेशनशिप हर सिचुएशन और हर टाइम पर करेक्ट हो, हर टाइम पर वेरीफाइड हो, हर टाइम पर ट्रूथ हो, करेक्ट हो, तो इस तरह की हाइपोथेसिस को हम यूनिवर्सल हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर दूसरी इसी के जस्ट अपोजिट है एक्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस। एक ऐसी हाइपोथेसिस जिसमें वेरिएबल रिलेशनशिप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन, किसी भी टाइम पर होल्ड नहीं करती, बट
होल्ड एट लीस्ट वन प्लेस, लेकिन एक परिस्थिति पर वो जरूर उसको होल्ड करती है, अर्थात विच हाइपोथेसिस होल्ड द वेरिएबल रिलेशनशिप which hypothesis hold the variable relationship for at least one place, not all time and all place। अर्थात जब चरों के बीच ऐसे संबंधों का उल्लेख किया हो कि वो चरों के बीच संबंध हर जगह क्या हो, गलत हो, हर जगह वो संबंध जो है वो एस्टैब्लिश ना होता हो, लेकिन वो संबंध कम से कम क्या हो, एटलीस्ट वन प्लेस पर जरूर होल्ड करता हो, हर जगह का, यहाँ पर वो चीज हर जगह सत्य हो रही है, हर जगह क्या हो रहा है, वो ट्रू है, लेकिन यहाँ पर वो चीज हर जगह क्या है, फॉल्स है, लेकिन एक जगह क्या है, ट्रू है। तो जस्ट अपोजिट है, इसमें सार्वभौमिक सत्य की बात की जाती है यहाँ पर, यानी वो हर जगह वो जो संबंध है चरों के बीच वो हर जगह सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यहाँ पर जो संबंध बात की जाएगी, बनाया जाएगा, वो हर जगह गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट एक जगह सही होगा। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे ये बात कही जाती है कि रिवार्ड इंक्रीज द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, जब हम बच्चों को पुरस्कार देते हैं तो बच्चे सीखते हैं, अर्थात पुनर्बलन से अधिगम में वृद्धि होती है। रिइंफोर्समेंट इंक्रीज द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ये कह दें कि पनिशमेंट इंक्रीज द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, तो ये भी एक एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस होगी, क्योंकि कक्षा में या पूरे स्कूल में या पूरे शहर में कोई एक बच्चा जरूर ऐसा होगा जो पुनर्बलन या पुरस्कार की अपेक्षा दंड से सीखता होगा। तो सामान्यतः बच्चे पुरस्कार से ही सीखते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा कोई ना कोई जो दंड से सीखता होगा। तो इसका मतलब है कि रिइंफोर्समेंट और लर्निंग के बीच एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, लेकिन पनिशमेंट और लर्निंग के बीच क्या है, एक एग्जिस्टेंशियल रिलेशनशिप होगी या एक एग्जिस्टेंशियल है, क्योंकि ये हर जगह फेल हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक प्लेस जरूर होगा, कोई ना कोई एक बच्चा जरूर होगा जहां पर ये रिलेशनशिप होल्ड हो जाएगी, वहां पर ये वेरीफाइड हो जाएगी। तो हम इसको अस्तित्वपरक परिकल्पना कहते हैं। तो सार्वभौमिक परिकल्पना जिसमें चरों के बीच ऐसे संबंधों की बात की जाए जो संबंध हर जगह, हर परिस्थिति और हर समय पर सत्यापित हो सके या हर समय पर वो सही साबित हो। अस्तित्ववादी परिकल्पना का मतलब ऐसी परिकल्पना जिसमें चरों के मध्य इस तरह के संबंध की बात की जाए जो संबंध हर जगह, हर परिस्थिति पर गलत साबित हो, लेकिन कम से कम एक परिस्थिति पर वो सत्य साबित हो। तो इस तरह की परिकल्पना को हम अस्तित्ववादी परिकल्पना या एग्जिस्टेंशियल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आज हम यही दो क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। अभी इस टॉपिक पर जो सबसे मेजर एस्पेक्ट है, जहां पर हम रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस, एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सब कॉन्सेप्ट का डिस्कशंस अगली क्लास पर करेंगे। तो आज की क्लास पर यहीं तक। आज की क्लास से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हो या जो भी आपके क्वेरीज हो, डेफिनेटली आप उनको कमेंट्स बॉक्स पर छोड़िएगा। नेक्स्ट क्लास पर आने से पहले हम उन सारी क्वेरीज को अपने लेक्चर में या अपनी क्लास में कंसीडर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ये प्रयास जो है वो समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो वो सादर आमंत्रित है। आप बेझिझक एज ए फ्रेंड हमसे आप अपनी बात शेयर करें और हम उन चीज़ों को, आपकी उन ज़रूरतों को अपने इस क्लास में डेफिनेटली शामिल करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपके बेहतरी के लिए ही है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।